इतनी क्लैरिटी हमारे ऑनरेबल जजेस के पास नस्ला टावर को गिराने के लिए है, बम से उड़ाने के लिए है, और पूरे कराची की मशीनरी लाकर उसको गिराने के लिए, और 200 से काम नहीं चलता तो 400 मजदूरों से गिराने के लिए, उतनी क्लैरिटी लोगों के कंपनसेशन के लिए नहीं है। मैं इसीलिए गया था। नस्ला टावर लीगल है, इनलीगल है? 780 गज लीगल है और 341 गज इंक्रोचमेंट है। जो गुलजार साहब थे उनकी अपनी सोच थी, उन्होंने किसी बात को नहीं माना, और मैं ये कहूँगा कि हुकूमत से भी जबरी तौर पर उसको डेमोलिश करवाया गया, जबरी तौर पर, क्योंकि मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मुझे पता है। खुशी इस बात की है कि फैसला वापस ले लिया गया, लेकिन इस बात का दुख होता है कि अदालतों के फैसले बाज़ औक़ात ऐसे आ जाते हैं जिसके नुकसानात का एहसास, अंदाजा जो है उस वक्त मौजूद साहिबान जो वहाँ बैठे थे उसका नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ये बात जो आज हम कर रहे हैं, गुज़िश्ता 3 दिनों से मैं ये कहने पर मजबूर तो हूँ और शायद हक भी है कि ये ज़ुबान ज़द आम है कि नस्ला टावर का वो मशहूर ज़माना प्लॉट, जिसके बाद हमने देखा कि नस्ला टावर मेरे ख्याल है 15 मंजिला जो इमारत थी मेन शाहराह फैसल पर, हमने इसको बनते हुए भी देखा और हमने इसको गिरते हुए भी देखा, और हम इसके ऐनी शाहिदीन में से भी हैं। लेकिन जाहिर है वो तमाम तर वहाँ के मकीन, जिन्होंने शायद बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से एक अहम जगह पर, इस अहम तरीन शहर में जहाँ ज़मीन खरीदना एक ख्वाब है, वहाँ पर उन्होंने अपने आशियाने बनाए थे, वहाँ पर हथौड़े चलाए गए। वो हथौड़े ज़ाहिर दीवारों पर तो लग रहे थे, लेकिन उन मकीनों के दिलों पर लग रहे थे, और वो सब चिकनाचूर हो गए। उनका मुस्तकबिल ज़ाहिर खतरे में तो है ही, लेकिन किसी हद तक मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो तारीख भी हो गया। ज़ाहिर वो बच्चों के लिए थे, उनके मुस्तकबिल के लिए थे, वो सब बिल्कुल कहीं रुक गया मामला। लेकिन हमने देखा कि आईनी अदालत ने एक बड़ा फैसला नस्ला टावर के मामले पर दिया, और आम अगर अल्फाज में समझाया जाए तो वो ये था कि भाई आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस सारे मामले को रेज़अप किया और उसके ऊपर दखलंदाजी दी, और बाकायदा तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर किया उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने कि आप जाइए और नस्ला टावर को ज़मींबोस कीजिए। यहां तक अल्फाज अदा किए गए थे रिमार्क्स में कि इसको बम से उड़ाना है तो उड़ाइए, 200 मजदूर नहीं मिलते तो 400 लेकर जाइए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी नौकरियों पर मौजूद रहें तो ये काम कीजिए, वरना यहां से आप लोगों का अगला सफर जेल होगा। सो मामलात ये थे नस्ला टावर के। अब एक और टावर है जिसके ऊपर बड़ी बात हो रही है, और फिर ज़ाहिर दोनों का तकाबली जायजा भी लोग आज के हालात में ले भी रहे हैं। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, ये जो बुलंदोबाला इमारत है, जाहिर है हमें पता है कि रेड जोन के एरिया के अंदर है। कौन सी ऐसी इमारत है जो इसके गिरदो नवाह में नहीं है, इसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही थी, और ये भी हाई कोर्ट का एक फैसला था। सीडीए ने ये कहा वहां पर, अगर इस्लामाबाद के वाले से बात करूं, उन्होंने कहा कि जी यहाँ तो बनना था रेस्टोरेंट, तो जिन्होंने ये सारे मामलात किए उन्होंने यहाँ रेस्टोरेंट की बजाय इसको रिहाइश गाह में तब्दील कर दिया, यहाँ पे फ्लैट्स बन गए। अब इन फ्लैट्स में जो है वो कोई और नहीं रहता, इंसान रहते हैं, लेकिन ज़रा से ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं, तो वहाँ पर मामला जो है स्टे पर भी आ गया, और फिर वज़ीर आज़म ने इसको रोक लिया है। कमेटी के अंदर अभी इस पर मजीद बात होनी है। मैं कुछ कानूनी पेचीदगियों के हवाले से पहले बात करना चाहूँगी, और आसिया कौसर हमारी नुमाइंदा है GTV की, जो इस्लामाबाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है इसका हमें ज़रा बताएंगी सूरत हाल कि अब क्या है। मैं सबसे पहले ज़रा माहिर कानून है शाहब गोस्तो साहब, उनसे ज़रा गुफ्तगू करना चाहूँगी। शाहब साहब, इंपॉर्टेंट फैसला है आईनी का, नस्ला टावर का सुतून गिराया गया, अवाम के मुस्तकबिल से खेला गया। 2-2 करोड़ रुपए के फ्लैट्स आज कराची में इस मेन शाहराह फैसल पर नहीं मिल सकते। इस आईनी फैसले का क्या कीजिए? देखिए सना, आपने बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक और बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है जिस पे आपने आज अपना प्रोग्राम किया है। मैं आपको यकीनन इसका क्रेडिट दूंगा। देखें, पाकिस्तान में बहुत से मसाइल हैं और हाउसिंग बहुत बड़ा मसला है। तकरीबन 30% लोगों के पास रहने का घर नहीं है। तो आपने बिल्कुल बजा कहा कि कराची में, और वो भी शाहराह फैसल पे, अपार्टमेंट लेना जो है बहुत, इसके पीछे सारी जिंदगी की सेविंग होगी, मेहनत होगी, जुस्तजू होगी। तो वो घर तो लिए लोगों ने, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, उसमें एक बात बिल्कुल दुरुस्त थी किसी हद तक, कि वो जो बिल्डिंग थी वो जाहिर है जो प्लानिंग थी उसकी वो रूल्स के वायलेशन में जरूर थी, लेकिन
अब उसका जो फैसला किया गया, उसका जो नतीजा निकला वो ये निकला कि जो बेचारे जिन्होंने जो बोना फिडे परचेजर्स थे, जिन्होंने पैसे दे के ये अपनी प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो बेचारे जो है मारे, कोई ही जो है निशाना उन पे ही जो है वो लगा। और जिन्होंने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की, जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन को अप्रूव किया, जो आंखें बंद करके बैठे रहे, ऐसा ही है, उन पे कुछ भी नहीं हुआ, उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो और उसके बाद ये कहा गया कि ये प्लॉट बेच के उन लोगों को जो है आप पे ऑफ करें। अब जाहिर है प्लॉट की कीमत क्या होगी, इतना तो नहीं होगा कि वो सबको आप जिस तरह बता रही हैं, वहां पे तो प्रॉपर्टी की कीमत अब 2 करोड़ में था तो अभी तो 6-6, 5-5, 6-6 करोड़ 7-8 करोड़ तक चली गई है दोस्तों साहब, आपको खुद पता है कराची का 8-8 करोड़ की अगर अपार्टमेंट, वो तो बेचारे तो बहुत ही बड़ा उनके साथ जो है एक तरह से जुल्म हुआ है। लेकिन अब एक और मसला जरूर है जिसको भी देखना चाहिए हमको। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने जो फैसला किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये काम जो है, अगर कोई लीगलिटी होती है, कोई टाउन प्लानिंग की रूल्स की वायलेशन होती है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम है, वो उसको जो है करेगी, कोर्टों का काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल उसूली तौर पे इस बात से अग्री करता हूँ, क्योंकि ये ज़ाहिर रेगुलेटर्स का काम है, ये जुडिशरी का काम नहीं है। लेकिन अगर रेगुलेटर्स खुद इस सारे काले धंधे में शामिल हों और पूरी कराची में आप देखें शायद ही कोई बिल्डिंग है जो आपको रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक जिसको बनाया गया है। बिल्कुल ठीक, पूरी कराची में एक मतलब लुट मची हुई है। आप 8 मंजिला इमारत का लेते हैं परमिशन और उस पर आप 14 मंजिला बना देते हैं। कोई पता नहीं है क्या किस तरीके से वो कौन मंजूर करता है। जो टाउन प्लानिंग के रूल्स हैं वो भी खत्म हो गए हैं तकरीबन। अब तो यानी एक बाजार गर्म हो गई है। अब बताएं कि जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने ये फैसला किया, जी सर, तो उनको ये भी सोचना चाहिए ना कि अगर रेगुलेटर्स खुद हमारे यहाँ पे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अगर खुद इस सारे स्कीम का हिस्सा हो, बल्कि प्रिंसिपल प्लेयर हो, तो फिर लोग कहाँ जाएं? फिर लोग जो जाहिर है अगर आपके घर के साथ एक छोटी सी गली में एक 15 मंजिला जो है इमारत बन जाए, जिस तरह बाथ आइलैंड में जहां मैं रहता हूँ, वहाँ 20-20 फुट के रोड पे जो है उन्होंने जो है 15-15, 20-20 मंजिला इमारत जो है वो अप्रूव कर दी है। अब ना वहाँ पानी है, न वहाँ पे सीवेज है, न वहाँ पे कार पार्किंग है। लेकिन एक चीज है ना शाह साहब, इसमें एक चीज है, आप ये जो बात, इसमें तो मतलब दो राय नहीं है ना कि मैं कराची की बात करूं और मैं ये बात ना करूं कि यहाँ सिस्टम नहीं चलता, यहाँ चाइना कटिंग के नाम पे नहीं होता, यहाँ तजावजात नहीं है, यहाँ पर जमीनें नहीं हथिया ली जाती, कब्जा नहीं हो जाता। ये तो मतलब अजीब ही हो जाएगा, फिर वो कराची नहीं कहलाएगा, वो कुछ और कहलाएगा। मेरा सवाल थोड़ा सा इसके बिल्कुल थिन लाइन है। ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का फैसला जो आया है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने दुरुस्त कहा कि उनको सोचना चाहिए कि अगर ये सब कुछ बेहतर ही हो रहा होता तो फिर इस फैसले की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जानते हैं, जो आईन जानते हैं, जो जज के मनसब पर बैठे हैं, उन्होंने भी तो अपनी हद से तजावुज करके ये मुझे बड़ी माजरत लेकिन ये कहना पड़ेगा कि अगर उस वक्त के जस्टिस गुलजार साहब ने अपनी हद से तजावुज किया, उन्होंने जो रिमार्क्स पास किए थे वो आज तक हेडलाइंस का हिस्सा बनते रहे। वो कह रहे थे इसको बम से उड़ा दें। क्या आप समझते हैं कि ज़ाहिर जो कानूनी पेचीदगियों को जानते हैं उनको तो कायनी हुदूद का ख्याल रखना चाहिए ना? हम लोग तो चले लेमैन्स हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम पर हदबंदियां भी होती हैं, लेकिन उनके लिए अब क्या हो सकता है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन देखिए बात यह है कि आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, सियाक व सबाक में देखना चाहिए। उस वक्त ये जो सुओ मोटो का कानून है वो मौजूद था, जी सर, अब नहीं है, अब इस वक्त नहीं है। हाँ जी, उस वक्त सुओ मोटो का कानून मौजूद था, उस वक्त जुडिशरी बहुत पावरफुल थी, उस वक्त जो गवर्नमेंट्स थी यानी जो सिविलियन इदारे थे वो कमजोर थे। जजेस की जो है अब एक तरह से ख्वाहिश पे जो है वो ऑर्डर्स होते थे। वाटर कमीशन को जस्टिस गुलजार ने 15 सेकंड में खत्म कर दिया था, जिसके लिए 3 साल हमने मेहनत की, 150 ऑर्डर्स हुए, सारे ऑर्डर्स खत्म कर दिए। 100 अरब रुपए की जो हमने बजट मंजूर करवाई थी, 20 अरब रुपया पाइपलाइन में था, वो भी खत्म हो गया। तो अब ये जो फैसले जो बादशाह बन के जब ये बैठ के करते हैं तो जाहिर है
तो जाहिर है उसके नतायज तो फिर सब गरीब आदमी भुगतता है ना। एब्सोल्युटली राइट शाहबोस्तर साहब, इसी लफ्ज की मुझे आपसे तवक्को थी, यानी जो ताकत होती है, जब आपके पास बादशाहत होती है तो आप एक, ये कहते हैं ना, यक जुम्बिश कलम जो है फैसले करते हैं, और फिर शायद आप नहीं सोचते कि तारीख आपको कैसे याद करेगी। शाह साहब थैंक यू वेरी मच। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं साथ मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मोहम्मद अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रिहायशी थे नस्ला टावर के, नस्ला टावर था, अब नहीं है, तो अब क्या हो रहा है, जरा इस पर बात करेंगे, और फिर वो जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर आसिया मेरा इंतजार कर रही हूँ, उस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और जाहिर है गुफ्तगू हो रही है कि जो अदालती फैसले हैं वो ज़ाहिर अपनी एक तारीख रखते हैं, क्योंकि वो फैसले तहरीर किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से वापस लिए जाते हैं तो कितनी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होते हैं, इस पर बात हो रही है। मुझे ज्वाइन कर लिया हसन बख्शी साहब ने, चेयरमैन है आबाद के। सर थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लेकर आए। मोहम्मद अली साहब भी मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए। दोनों की इजाज़त से ज़रा हम वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का भी जरा तस्करा कर रहे हैं, तो जरा वहां से एक इंसाइट ले लें। आसिया कौसर, आसिया साहिबा थैंक यू अगेन। आसिया ये बताएं आप कि ये सारा मामला जो है ये तो होल्ड अप कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी भी बना दी है इस सारे मामले पर, तो ये फरमाइएगा कि जो जाहिर है वहाँ के मकीन थे, रात को वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस ने उनके ऊपर धावा बोला था, मे की ये सारी कहानी है, उसके बाद फिर अब क्या सिचुएशन है जब जाहिर कमेटी के पास चला गया ये सारा मामला, और क्या वाकईतन अब जाहिर जैसे कराची में नस्ला गिरा था वहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा ना? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है वो उसको गिराया तो यकीनी तौर पर नहीं जाएगा। बेसिकली ये जो बिल्डिंग थी और ये जो जगह दी गई थी ये 7 स्टार होटल के लिए दी गई थी। अब इस मामले के ऊपर 1 जुलाई वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में जो है वो ये कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें जो है वो वफाकी वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी समेत दीगर जो है वो कमेटी मेंबरान शामिल होंगे। 1 हफ्ते के अंदर मजीद जो है वो टाइम दिया गया है, मजीद 1 हफ्ता लगेगा और उस 1 हफ्ते के अंदर जो है वो कमेटी अपनी रिपोर्ट और अपनी जो सिफारिशात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जितने भी इस टावर के रिहायशी थे उनकी तमाम की जो भी मुआज़रात हैं या जो भी उनके इशूज़ हैं उनको कमेटी बिला किसी तफरीक के जो है वो सुनेगी। रही बात इस्लामाबाद पुलिस के धावा बोलने की, तो वो धावा बेसिकली इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से नहीं बोला गया था, CDA और ज़िले इंतज़ामिया के कहने पर जो है वो एक ऑपरेशन किया गया कि ये टावर जो है वो फिलफोर खाली करवाया जाएगा। यहाँ पर मेरा एक सवाल, चूँकि हुकूमत से भी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो कमेटी तो तश्कील दी है इस सारे मामले के ऊपर कि जो वहाँ पर रिहायशी हैं उनको सुना जाए, उनके मसाइल को जो है वो सुना जाए, लेकिन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे कहा जाता है, जिसकी ज़ेरे क़यादत और जिसकी ज़ेरे निगरानी ये तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, मेरा सवाल ये है कि CDA इंतज़ामिया कहाँ सो रही होती है जब ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो की जाती हैं? सवाल करना मेरा मुझसे सवाल सुन लो, ये सवाल तो मेरा भी है और आपका भी है, हम सबका यही सवाल है ना। आप CDA के लिए उठा रही हैं, मैं SBCA के लिए भी उठा रही हूँ और CDA के लिए भी उठा रही हूँ। इस सवाल से हट के थोड़ा सा, मतलब मैं उसका कंपैरिजन नहीं कर रही, लेकिन वैसे ही मैं पूछ रही हूँ जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, एक फ्लैट कॉन्स्टिट्यूशन वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में कितने तक का होगा? क्योंकि मैंने ये सुना है वहां पर माशाल्लाह सारे ही एलिट्स के भी फ्लैट्स हैं, जो लोग हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सना, इस वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अंदर आपके तमाम ब्यूरोक्रेट्स के, आपके साबिक जजेस के, इवन कहा यह जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि हाजिर सर्विस जजेस के भी जो हैं वो यहाँ पर फ्लैट्स हैं। यहाँ की जो फ्लैट्स की कीमत है उसका अंदाज़ा जो है वो एक आम आदमी के लिए लगाना मुश्किल है, क्योंकि करोड़ों में भी नहीं अरबों में ये फ्लैट जो हैं वो फ़रोख्त हुए हैं। अब उनको तमाम को जो ये कहा जा रहा है कि उनको सुनने के बाद उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी कुछ लोगों को वापस की जाएगी और इस मामले को किसी तरह से हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ये बिल्डिंग तैयार हुई, जब ये लीज पर ये जगह दी गई और ये कहा गया कि 7 स्टार होटल बनेगा, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग जब यहाँ पर तामीर हो गई तो CDA क्या सो रहा था? CDA को नहीं पता था कि ये बिल्डिंग आपके नाक के नीचे और रेड जोन के अंदर जो है वो तैयार हो रही है। यहाँ पर मुसलसल जो है वो रिहायशी शिफ्ट हो रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उन अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। वो अपार्टमेंट्स बेचे गए, वहाँ पर लोग आबाद हो गए, लेकिन CDA को जो है वो खाबे खरगोश की नींद CDA सोता रहा। और CDA सिर्फ एक इस मामले के ऊपर नहीं, इस्लामाबाद के अंदर जो मास्टर प्लान था इस्लामाबाद का, उसकी खूब धज्जियां उड़ाई गई है। इस्लामाबाद के तमाम ब्लू एरिया, इवन जो नया ब्लू एरिया बना है वहाँ पर भी पार्किंग नहीं है, हालांकि मास्टर प्लान के मुताबिक पार्किंग होनी चाहिए थी। आसिया, ये इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर को 1 हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट करनी है ये सारे मामले पर, विच मींस इसी वीक के आगाज पर। जी बिल्कुल, 1 जुलाई को जो है वो नोटिस लिया गया था और 1 हफ्ता जो है वो मजीद उनको दिया गया कि 1 हफ्ते के अंदर जो है वो तमाम रिपोर्ट और तमाम सिफारिशात। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल इनसाइट जो आपने हमें रिपोर्ट किया CDA के मामलात के ऊपर। बख्शी साहब वो कहते हैं कि वो इंडियन डायलॉग
बहुत आजकल चल रहा है कि खुश तो बहुत होंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अचीवमेंट यहीं तक की है, क्योंकि जब मैं इससे आगे वाला सवाल करूंगी तो वो यही होगा कि जो नस्ला का मसला था वो गिरने तक का तो था, लेकिन उन मकीनों का भी था जिनके कॉम्पनसेशन का आज भी मामला जूं का तूं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कुछ चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। परसों का जो ऑर्डर आया है इसका कोई नस्ला का ताल्लुक नहीं है। ये एक ये लियारी की बिल्डिंग थी, उसने 2 फ्लोर एक्स्ट्रा डाले। हाई कोर्ट से उसका शायद खिलाफ फैसला हुआ, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गुलजार साहब आ गए, उन्होंने चलाते चलाते कराची के चेंज ऑफ लैंड यूज़ को बैन कर दिया। उसके बाद वो जब केस चलता रहा, फिर नस्ला टावर आ गया, पार्क टावर, वो रॉयल पार्क आ गया, इस किस्म की बिल्डिंगें आ गई। आज जो उसके ख़िलाफ़ जो कन्वर्जन बैन किया था, आबाद ने क्या एप्लीकेशन पुटअप की कि भाई हमें सुना जाए, हम स्टेक होल्डर्स हैं। अब उसका फ़ैसला आया है। इनकी क्या नस्ला का क्या फ़ायदा हुआ इससे? इनकी एक मॉरल जीत हो गई। वो मॉरल जीत क्यों हुई? कोर्ट ने लिखा कि ये जो फैसले हुए हैं, ये फ़ैसला हुआ है, कोर्ट अपनी डोमेन से बाहर चला गया। कोर्ट पे जो मसला आए वो मसले को सुन के उस पर फैसला करना चाहिए, और यही हमारी प्ली थी कि, और तीसरी बात बहुत अच्छी कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखी कि एक थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी लोअर कोर्ट में जाए, उसके बाद हाई कोर्ट में जाए, फिर हाई कोर्ट में अपील हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ताकि गलती की गुंजाइश कोई नहीं हो। वो लियारी की बिल्डिंग तो इस प्रोसेस से गुजरी, नस्ला वालों को तो पता ही नहीं था। वन गुड मॉर्निंग हियरिंग में चीफ जस्टिस गुलजार साहब को ख्याल आया, ही स्टार्टेड विद नस्ला टावर। अब तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, इनको एक पैसा कंपनसेशन का नहीं मिला है। दे आर स्टिल वेटिंग, सम ऑफ देम हैव एक्सपायर्ड। इवन द बिल्डर डेवलपर हु डेवलप्ड द बिल्डिंग, ही हैज़ ऑल्सो एक्सपायर्ड। अब उनके बेटे, मेरा ख्याल है जी, उनके बेटे हैं अब। और अभी ऑक्शन इसलिए रुका हुआ है कि वो एक्स्ट्रा लैंड, जो मैंने उस दिन भी आपको कहा था आपके प्रोग्राम में, पहले 800 गज़ हो रहा था, अभी 100 गज़ एक्स्ट्रा दिया है, और फिर 1 गज़, तो 1000 गज़ के वो हम भी एक ऑक्शन परचेज़र हैं, हमसे मुराद आबाद भी। हम समझते हैं इन लोगों के साथ ज़्यादती हुई, और इन लोगों को बेहतरीन इनकी फाइनेंशियल वो मिलनी चाहिए, जो भी रिटर्न है जो चले गए। And who can do that? That's the more important question. मैंने देखा, मैंने इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा कि अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं, आप लोग पहली प्रायोरिटी हैं। अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते तो आबाद आपके बिहाफ पे ये परचेज़ करके इसको बिल्डिंग को रीपरचेज़ करना चाहता है, और हम वहाँ आबाद नस्ला टावर बनाना चाहते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था। ठीक है, मैं ज़रा, क्योंकि अली साहब से हमारी गुफ्तगू नहीं हो सकी। अली साहब, आप लोगों का दर्द और तकलीफ मैं तो आपको देख के पहचान भी नहीं पा रही थी, इसलिए क्योंकि जब हमने ये आगाज़ हुआ था, जिस दिन से वहाँ बिल्डिंग का सारा मामला टेकअप हुआ, आप भी यंग थे और उस वक्त आपका एक अलग एनर्जी था। बहरहाल एनर्जी तो अभी भी है, लेकिन ये जो 7 साल का अरसा पूरा गुजरा है आप लोगों का, फिर जिस तरह से आप लोगों को वहाँ से हटाया गया, इस दौरान क्या कुछ बीता और इस फैसले ने आपको कितनी तसल्ली दी है? मैम, तसल्ली तो हमें कुछ नहीं मिली अभी तक। तसल्ली किधर से मिलती? क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, सीधी सिंपल सी बात है, ये फैसला आने से हमारे लिए तो अभी जख्म के ऊपर नमक लगाने वाली बात हो गई। तो मसला सारा ये है कि पहले आप उस फैसले के ऊपर कोई चीज़ लाहे अमल तो दें हमें। हमारे पास तो अभी भी, पहले भी कुछ नहीं था जिस दिन नासला टूटा, और आज भी कुछ नहीं है। वी आर एम्प्टी हैंडेड। आज भी हमें खाली बातें बताई जा रही हैं। आज भी हमारे पास ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे हम ये कर सके कि भाई चलो अभी कुछ उम्मीद जागी। हमारे लिए तो अभी भी कोई होप तो है ही नहीं ना। उस वक्त आप लोगों ने कितने में परचेज किया था वहाँ फ्लैट? मैम, जो लास्ट सेल आउट हुआ था ना हमारी बिल्डिंग के अंदर, उस टाइम पे 265 का सेल आउट हुआ था। 265, विच इज, चलें मैक्सिमम लगा लेती हूँ मैं, नंबर राउंड नंबर 2.5 करोड़ तक। 2.5 करोड़, ठीक है। 2.5 करोड़ में कोई फ्लैट मिल रहा है अभी? ये इशारा है फैसले पे? नहीं मिल रहा। ये क्या करें? मैं समझता हूँ इनको कंपनसेशन में, जो अगर इन्होंने एवरेज इनकी से परचेज 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक है, कम से कम इनको डबल या ट्रिपल पैसे मिलने चाहिए। और इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अपना शेयर डालना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपना शेयर डालना चाहिए, जस्टिस गुलजार साहब ने अपना शेयर डालना चाहिए। देखिए, मैं ये इसलिए बार बार कहता हूँ, जस्टिस गुलजार जी, देखिए, जस्टिस गुलजार साहब से ये ज्यादती हो गई। हम सब ने मर के अल्लाह को जवाब देना है ना। ये लोग झोली भर भर के बदवाएं दे रहे हैं। अगर आज वो अपना एक टोकन पार्टिसिपेशन करेंगे
तो इन लोगों का भी दिल बेहतर होगा। और मैं तो कहता हूँ माजरत भी मांगनी चाहिए। देखिए इसमें कोई इंसान है ना, कोई फरिश्ता तो नहीं, गलती तो मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, इनसे भी हो सकती है। देखिए इनके साथ ज्यादती हुई, इनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर मिलता तो मुमकिन है इनकी बिल्डिंग बहुत मुमकिन है डिमोलिश नहीं होती। और एक गलती हो जाए ना, देखें गाड़ी आप चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया बेख्याली में, जानबूझ के एक्सीडेंट करेंगे ना आप तो उसकी सज़ा बहुत पकड़ है। अब एक ब्रेक का मुझे इजाजत दीजिए। जानबूझ के किया गया लेकिन नहीं किया गया, ज़ाहिर इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकती। वो कह रहे हैं कि जस्टिस गुलजार को इस मामले पर बहरहाल सामने आकर अगर वो चाह समझते हैं कि उनसे गलती हुई है तो उस पर वो नदामत का इजहार कर दें, मुआज़रत कर लें। लेकिन मेरा सवाल हसन बख्शी से ही होगा कि इसी शहर में जब SBCA के पास फाइल्स जाती हैं तो उसमें रखकर पैसे चलते हैं, गैर कानूनी तामीरात इस शहर के अंदर हो रही हैं, तो जाहिर है, मैं ये नहीं कहती, मैं डिफेंड नहीं कर रही जस्टिस गुलजार के फैसले को, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ना, आज तो सू मोटो का कानून जैसे शाह साहब अभी कह रहे थे कि नहीं मौजूद है, लेकिन फिर क्या करें कि मतलब जो बर्बादी आपने मचानी है, जिस तरह से शहर को चलाना है, आपको बिल्कुल इजाजत हो, इदारे आंखें बंद कर कर सोते रहें और नस्ला टावर बनते भी रहें, जायज बने भी, उसके बावजूद जो है वो जमी बोझ कर दिए जाए। जरा इस पर डिबेट करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और जाहिर है ज़रा गुफ्तगू हो रही है आइनी अदालत के उस फैसले की जो कि जाहिर है रिहायशी इमारत, बिलखुसूस मैं नस्ला का इसलिए नाम ले रही हूँ कि वो एक ऐसा टेस्ट केस था मेरा ख्याल है जिसने बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट किया। एक जानिब जस्टिस गुलजार साहब के वो रिमार्क्स आज भी लोगों को याद हैं और हमने भी उस पर बहुत तेरे प्रोग्राम्स किए, लेकिन आज आबाद जो बात पहले दिन से कह रहा था वो कह रहे थे कि भाई ठीक है, हम इस ज़मीन पे अगर गलती से ज़्यादा हो भी गया है मामला, कहीं पर तजावज़ात की मद में आ रही है वो चीज़, तो हम उसको रिक्लेम कर देंगे या उसके पैसे दे देंगे या कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मामला वहीं का जूं का तूं है। अब मोहम्मद अली साहब, मेरा पहले आपसे सवाल है, फिर मैं ज़रा बख्शी साहब की तरफ आती हूँ। इस वक्त आप लोगों की क्या डिमांड है सर? बिकॉज देखिए, मैंने अभी आपके सामने बात की है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की, इसलिए कि वहां पर भी एक तौर पर यह कहा गया कि CDA की आंख के सामने सब कुछ हो रहा था और सब चलता रहा। यहाँ पे भी यही हो रहा था कि सड़क पर शार फैसल मेन आर्टरी है, सारी दुनिया गुजरती है। अभी आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं या क्या मुतालबा है? डिमांड्स ये हैं कि हमें तो हमारे घर वापस दे दिए जाएं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान इज द प्लेस वेयर पावरफुल पीपल हैज टू लिव, नोबडी एल्स। कोई पाकिस्तान में कमजोर आदमी रह नहीं सकता, इट्स वेरी क्लियर। आप उठा के देख ले बहरिया टाउन, उसको रेगुलराइज कर दिया गया। आप उठा के देख ले कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, आज तक वो खड़ा हुआ है, उसमें गरीब आदमी रहते हैं, कोई अमीर आदमी नहीं रहते। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में, वो तोड़ा नहीं गया। तंज में कह रहे हैं। तो बहरिया टाउन भी बहुत अच्छा माशाल्लाह, हर चीज उधर हो गई। नासला टावर में जहां बहुत अमीर आदमी रहते थे ना, उसको इसलिए तोड़ दिया गया कि उनको ग्राफ नीचे लाना था, सबको अपने लेवल पे लाना था। तो कहने का मकसद ये है कि एक मुल्क में दो कानून नहीं चल सकते। एक मुल्क में दो कानून किस तरीके से हो सकते हैं? चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने अपनी हद से तजावुजात करके, माजरत के साथ, मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं कि ये जो फैसला दिया, ना इसमें किसी की सुनवाई हुई, ना इसमें किसी को सुना गया। आपने बादशाही कलम उठाया, ये काटा, ये उसको मार दिया, उसको फांसी दी। ये मेरे हिसाब से कोई सोवरेन स्टेट में ऐसा नहीं होता। सही है, अभी भी वक्त है कि इस चीज को लाहे अमल में लाया जाए ताकि आगे जाके ऐसी चीजें ना हो। देखिए, पाकिस्तान का टोटल मलबा जो है ना, वो कराची शहर पे गिर रहा है, जबकि कराची शहर रेवेन्यू अर्निंग शहर है, सोने की चिड़िया है कराची। आप इससे सोना कमा रहे हैं और बदले में अवाम को आप दे रहे हैं कंकर। क्या मकसद है कि आप इस शहर से रेवेन्यू को 80 to 90% रेवेन्यू कमाने वाला शहर कराची तारीखियों में डूबा हुआ है। अली भाई, ये तो शहर के वो मसले हैं ना कि मैं रोज़ अगर यहाँ बैठ के प्रोग्राम करूँ, 24 घंटे बात करे,
दिन रात बात करें तो भी नहीं हल होगा, नहीं हल होंगे वो। लेकिन मेरा सवाल देखिए, आपका पैसा डूब गया, खत्म हो गया, आपके एक फ्लैट या जो भी आपका वहां पे जमा पूंजी थी, अब मामला ये है कि आपकी डिमांड किससे, आप किस तरफ देख रहे हो? आप सोच रहे हो कि आपको बिल्डर कॉम्पनसेट करेगा, आप सोच रहे हो आपको हुकूमत कॉम्पनसेट करेगी, आप सोच रहे हो नहीं जी ये वफाकी हुकूमत है उसका काम है, या अदालतों का काम है? हमारी तो खाली इतनी इल्तिजा है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जैसे गुल टावर के मामले में हेल्प आउट किया, जैसे मेरियट रोड के मामले में हेल्प आउट किया, जुबैर मोतीवाला साहब है वो आगे आए और हमारी दाद रसी करें, आबाद मिले, उनसे मिले, सब चीज़ें हों ताकि एक चीज़ का हल निकले। हम तो अभी फिलहाल अंधेरे में बत्ती बंद करके रूम में बिठा दिया हमको। आप चाहते हैं पैसा कोई भी किसी भी तरीके से, किसी भी फोरम से हमें हमारा घर दिया जाए, घर दिया जाए। हमें पैसे से क्या लेना देना, पैसा उस वक्त जो अमाउंट थी आज की अमाउंट जीरो है, इट्स कॉस्ट टू जीरो। एब्सोल्युटली राइट। हसन साहब, अली साहब जिस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि उनका दिल कितना भरा हुआ है, ज़ाहिर है उनकी सारी ज़िंदगी का मामलात थे। लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कह के गई थी कि ठीक है, जस्टिस गुलजार ने अपनी डोमेन से हटकर काम किया, सो मोटो पे काम किया, गलत फैसला हुआ, हम नहीं कह रहे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का फैसला है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है हसन बख्शी साहब कि हमारे इदारे भी फाइलों में पैसा चलाते हैं? SBCA, आप खुद चेयरमैन हैं आबाद के, आपको पता है कि आपका बिल्डर किन किन टनल से होकर गुजरता है, उसको एक 4 मंजिला 10 मंजिला इमारत खड़ी करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि आपके जो इदारे हैं जहां से आपने बराह रास्त फेवर करना है, उन्होंने आपने शहर को बनाना है, बिल्डिंग्स बनाना आप लोग का काम है, वहां पर भाई मामलात खराब हैं जिसकी वजह से चोर मतलब पैसा भी चलता है, तजावजात भी हो जाते हैं, रिक्लेम भी करना पड़ जाता है। फिर देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है, स्टेट बैंक में जिस तरह रेगुलेटर है ना स्टेट बैंक्स का, क्वालिटी बेहतर की, मार्केट बेस्ड सैलरी की, इसी तरह हमें पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रेगुलेटर की क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, चीज़ों को डिजिटलाइज करना पड़ेगा और ड्रोन से हमें इसको मॉनिटर करना पड़ेगा ये हो क्या रहा है। जो इस वक्त लॉट है कि उसमें प्रमोशन, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट पे हो रही है। देखिए, नोबडी कैन परफॉर्म। ये जो चीज़ें आज एक नस्ला टावर की हम बात कर रहे हैं, आई हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर देम, पर ये जो नस्ला टावर तो कोई है ही नहीं। आप कराची के तूलो अर्ज में तो घूमे, ये मैं बोलता हूँ 50,000 बिल्डिंगें वो बनेंगी, मिलेंगी आपको 50,000 जो इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव्ड, जिसमें ना कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ना कोई इंजीनियरिंग है। आप किसी भी गली में चले जाएं, ये कौन लोग हैं जो ये बनाने दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो इसकी रकम हासिल कर रहे हैं, ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। देखिए, ये तो सबको नज़र आ रहा है और सब खामोश है, सबको नज़र आ रहा है और सब खामोश है। आप इस प्रोग्राम के बाद चलें, मैं चलता हूँ, आप देखें तो क्या हालत हो गई है। कराची जो कहते हैं ना कि 170 नंबर पे आउट ऑफ 173 अनलिवेबल सिटी, वो बिल्कुल सही बात है। देखिए, कराची की हालत बहुत ख़राब है। कराची को तो अटेंशन भी चाहिए, कराची को फाइनेंस भी चाहिए, कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, कराची को ओनरशिप भी चाहिए। यहाँ मैं एक पीपल्स पार्टी की हुकूमत को एक मशवरा देना चाहूँगा, स्पेशली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को और मैडम फरियाल को। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 13 या 15 साल से इनकी यहाँ हुकूमत है और 13 साल से CM सिंध यहाँ पर सिंध है। अब मेरा ये ख्याल है कि इनको प्रमोट करके हमें नेशनल असेंबली में लेके जाना चाहिए और बिलावल भुट्टो साहब को CM सिंध बन के आना चाहिए, ताकि उनको गवर्नेंस का तजुर्बा भी हो और वो जो फैसले लेंगे ना उस पर कोई अमल दखल नहीं करेगा, वहाँ पर फिर खींचमतानी नहीं होगी। अगर देखें, ये मिनी पाकिस्तान है। मुझे मालूम है कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। हावेवर ये नर्सरी से उनको गुजरेंगे, ये मिनी पाकिस्तान बात करेगा। मैं कारोबारी सर्कल्स में बैठता हूँ, उठना बैठना, तो हमें ये ऐसा लगता है कि ये जब होगा तो यकीनन पढ़ा लिखा आदमी है, नौजवान आदमी है, दुनिया का उसका एक्सपोजर है, वो कराची की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करेगा और सिंध की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करेगा और जो महरूमियाँ है ना वो ख़त्म करेगा। देखें, कराची की भी ओनरशिप अभी नहीं है, सिंध की भी, मतलब वो हम
को अच्छा लगता है 170 नंबर। मैं समझता हूं कि आपके चैनल से मैं ये पहली बार अपना मशवरा दे रहा हूं। विद इन ड्राइंग रूम ये बात होती है पर कोई शायद सामने नहीं करता। ये बहुत ज़रूरी है। 5 साल 6 साल वो यहाँ की सीएम बने और परफॉर्म करें, यकीन माने परफॉर्म करें। उनको पब्लिक भी देखेगी, उनको हम भी देखेंगे, उनको इदारे भी देखेंगे और उनकी परफॉर्मेंस पूरे पाकिस्तान देखेगा। हसन बख्शी, बहुत अच्छी बात की आपने और मेरा भी आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़ाहिर है एक यंग आदमी है, डायनामिक है और एक्सपोजर है, तो वो शायद बेहतर तरीके से चीज़ों को कमांड कर सकें। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें आपने धत्ता भर के फाइल बनाई थी और वो बिलखुसूस आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए बनाई थी, क्योंकि आप लोगों की शिकायत लगाई गई थी सारों को ऊपर जा करके, जिस पर सारे यहाँ पीपल्स पार्टी में चेमगोइयाँ थीं कि आप लोगों ने कहा कि यहाँ सिस्टम चलता है। उस सिस्टम का जवाब आपने उस फाइल में भी दिया था बिलावल साहब को, उसका क्या बना? उस सिस्टम का जवाब है बिलावल साहब। यकीन माने, नो, मैं आपको देखें, मैडम, he has to be on the driving seat। सवाल अलग है, मेरा सवाल अलग है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत तजुर्बेकार हैं सीएम साहब, उन्होंने काम किया, अब उनको प्रमोट करें। यकीन माने आप बहुत फर्क देखेंगे। देखिए इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी में ना खिंचाव है, कोई इधर है कोई उधर है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पर वी वांट सीएम बिलावल साहब को, मेरी मशवरा ये होगा। और अगली फाइल फिर दोबारा आप बिलावल साहब को ही देंगे? हम रोज जाके मिलेंगे, हम सपोर्ट भी करेंगे, फाइल भी देंगे। उस फाइल में जो सिस्टम बताया था उसका कोई हल निकला हसन बख्शी? देखिए नहीं निकला। उसकी थैंक यू वेरी मच। नहीं निकला ना, मैं ये पूछ, मैं कह रहा हूँ कुछ बेहतरी आई है, कुछ बेहतरी आई है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। पर देखिए जब ड्राइविंग सीट पे नौजवान होगा ना तो रिजल्ट, let's see what will happen. It's a good suggestion from the Hasan Bakshi side, but Mohammad Ali साहब, would you like to say in the end कोई भी बात जो आप कहना चाहें on the behalf of the all Nasla Towers? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी कमीशन बनाई जाए जिसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व किया जाए। जुबैर मोतीवाला साहब, जिस तरह लोगों ने ये मामलात को हल किया और दूसरे मामलात को भी हल किया, जैसे अभी गुल टावर के मामलात को हल किया, गुल प्लाजा वाला मामला हल किया, तो इस तरह कोई ऐसी कमीशन बने या ऐसी चीज हो जिससे हमें हमारी दाद रसी हो जाए। बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन बख्शी, मोहम्मद अली, दोनों शख्सियात का। शाहबोस्तो, आसिया कौसर, आपका भी बेहद शुक्रिया। फैसले वो होने चाहिए जो तारीख में लिखे जाएं और तारीखी नज़ीर रखें, लेकिन वो फैसले जो आपको नदामत पर मजबूर करें, आपको अपने फैसले वापस लेने पर मजबूर करें, फिर वो कौमों के लिए सवालिया निशान बन जाते हैं और फिर शायद उन लोगों के लिए भी जो अहम मनसबों पर फायज होते हैं। आज के प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।